हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और इस क्लास में हम कक्षा 6 भूगोल पार्ट 2 ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दोस्तों आज हम इस क्लास में समझने वाले। तो चलिए समझते हैं दोस्तों ग्लोब को कि ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो दोस्तों ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक रूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो दोस्तों ग्लोब पर महाद्वीपों, देशों और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मानचित्र या मैप की, तो दोस्तों मैप में देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में नहीं दिखाया जा सकता। क्यों नहीं दिखाया जा सकता? क्योंकि दोस्तों ग्लोब गोल है और हमारी पृथ्वी भी लगभग गोल है। तो इसलिए हम देशों को उनके सही आकार में और महाद्वीपों को उनके सही आकार में और महासागरों को भी उनके सही आकार में हम ग्लोब पर दिखा सकते हैं। जबकि मैप में हम देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों पहले अक्षांश रेखाओं को कि अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं को ही समांतर रेखा भी कहा जाता है या लैटिट्यूड रेखा कहा जाता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों ग्लोब पर हम अक्षांश रेखाओं को। ये जो दोस्तों बीच वाली रेखा है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर रेखा कहते हैं। और ये ग्लोब को या हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। ऊपर वाले भाग को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये ग्लोब है और ग्लोब को जो 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो दोस्तों भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में है और 90 अक्षांश रेखाएं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 90 और 90 कितना हो जाएगा? 180 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में 181 भी दिया जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। तो दोस्तों सबसे जो सही आंसर होगा वो 181 वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। और एक जो दोस्तों ये भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, 90 और 90 180 और प्लस दोस्तों एक भूमध्य रेखा, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 181। लेकिन अगर दोस्तों ऑप्शन में 181 दिया ही ना हो तो जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 180 वाला। क्यों? क्योंकि 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती है और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम कर्क रेखा को समझने वाले हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो दोस्तों जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर जो दोस्तों रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा दोस्तों ये वाली रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बात करें कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम मकर रेखा को समझने वाले हैं। तो दोस्तों मकर रेखा भी उसी प्रकार से भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब साथियों हम आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा को समझने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें आर्कटिक रेखा, तो दोस्तों आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। ठीक है, ये जो दोस्तों रेखा है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा है। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करें अंटार्कटिक रेखा, तो दोस्तों अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये वाली हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को समझने वाले हैं। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, ये वाली रेखा
उत्तरी ध्रुव हो जाएगी और ये वाली रेखा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव हो जाएगी। इसका जो दोस्तों अक्षांश विस्तार होगा वो 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होगा और इसका जो दोस्तों अक्षांश विस्तार होगा वो 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला बिंदु है दोस्तों विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। तो दोस्तों जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो दोस्तों लंबाई है वो घटती जाती है। इसको दोस्तों हम इस वाले चित्र में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ये ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है लंबाई क्या होती जा रही है दोस्तों, घटती जा रही है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दोस्तों अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है। और कभी कभी दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो घटती है या बढ़ती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बीच की जो दूरी है वो एक समान रहती है, क्योंकि दोस्तों अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो इनकी बीच की दूरी एक समान रहती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई घटती जाती है। ठीक, तो दोस्तों हमने इस बिंदु को भी समझ लिया कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की दूरी समान रहती है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 और 90 कितना 180 और एक जो दोस्तों ये विषुवत रेखा है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 181 अक्षांश रेखाएं। लेकिन दोस्तों अगर हमें ऑप्शन में 181 दिया ही ना हो तो 180 वाला ऑप्शन सबसे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आइए अब हम देशांतर रेखाओं को समझने वाले हैं। तो दोस्तों ये ग्लोब है और ग्लोब पर हम देशांतर रेखाओं को समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों देशांतर होना था। ठीक है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है 360 होती है। ठीक है, ग्लोब पर जो दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इससे इधर वाले भाग को दोस्तों हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और इधर वाले भाग को दोस्तों हम क्या कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों 180 देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में होती है और 180 देशांतर रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में होती है। तो दोस्तों 180 और 180 देशांतर रेखाएं मिलकर कितनी हो जाएंगी दोस्तों 360 हो जाएगी। ठीक है, और ग्लोब पर जो दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य यामोत्तर या प्रमुख यामोत्तर भी कहते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर को ही दोस्तों क्या कहते हैं जीएमटी भी कहते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों हम बात करें कि ये जीएमटी कहाँ से लिया गया है तो दोस्तों इंग्लैंड के राजकीय वेधशाला से लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती है। तो दोस्तों ये ग्लोब है और ग्लोब पर जो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव को जो दोस्तों मिलाने वाली रेखाएं हैं इन रेखाओं को ही दोस्तों क्या कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है। तो दोस्तों जब हम विषुवत रेखा दोस्तों ये वाली हो जाएगी। विषुवत रेखा से जब दोस्तों हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो ये देशांतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई दोस्तों एक समान रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा ये दोस्तों आगे कौन सी है 0 डिग्री देशांतर, और इसके ठीक विपरीत या इसके ठीक पीछे दोस्तों कौन सी रेखा होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और उस 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही दोस्तों क्या कहते हैं तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि तिथि रेखा कौन से देशांतर रेखा को कहते हैं। तो दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों बहुत बार इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो तिथि रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये जो दोस्तों आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से दोस्तों हमने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। इस नोट से दोस्तों आपका बेस सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत मजबूत या पक्का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर।
आप कोई सा भी एग्ज़ाम देंगे तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। आगे है दोस्तों ग्रिड जाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं ग्रिड जाल किसे कहते हैं। साथियों ग्रिड जाल को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक बार फिर से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों ये वाली हो जाएगी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो बहुत बार दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये दो अक्षांश रेखाएं हैं, दो अक्षांश रेखाओं का जो दोस्तों ये बीच का क्षेत्र है, इस बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस बीच के क्षेत्र को कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या कटिबंधीय जोन कहते हैं। और फिर बहुत बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि जो ये देशांतर रेखाएं हैं और दो देशांतर रेखाओं का जो बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के जो दोस्तों बीच का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। और फिर प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रिड जाल किसे कहते हैं। तो जो दोस्तों ग्लोब पर ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा जो दोस्तों जाल बनाया जा रहा है, इस जाल को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही ग्रिड जाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ग्रिड जाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा बनाए गए जाल को दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रिड जाल कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कटिबंधीय क्षेत्र या कटिबंधीय जोन कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो गौर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देशांतर और समय को समझने वाले हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमती है, तो दोस्तों 360 डिग्री घूमती है। और 12 घंटे में कितना घूमती है दोस्तों, 180 डिग्री देशांतर घूमती है। ठीक है, और 6 घंटे में 90 डिग्री देशांतर, और 1 घंटे में 15 देशांतर, और 4 मिनट में दोस्तों 1 देशांतर घूमती है। तो दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 4 मिनट में कितना देशांतर घूमती है। तो दोस्तों 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो दोस्तों ग्लोब पर जो ये 0 डिग्री देशांतर है इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, जीएमटी या समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जीएमटी से 15 डिग्री देशांतर पूरब में जाने पर 1 घंटा बढ़ता है, और जीएमटी से दोस्तों 15 डिग्री देशांतर पश्चिम में जाने पर दोस्तों 1 घंटा माइनस होता है। ठीक है, हमारे देश का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे। तो दोस्तों हमारे देश का जो मानक समय है ये जीएमटी से कितना, 5 घंटे आगे। अगर दोस्तों जीएमटी पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो दोस्तों हमारे देश में उस समय कितने बज रहे होंगे, तो दोस्तों हमारे देश में उस समय शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। और दोस्तों अगर हम बात करें कि जो हमारा समय है ये कहाँ से लिया गया है और कितना है, तो दोस्तों 82.5 डिग्री हमारा मानक समय है, या इसको दोस्तों हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है इन दोनों ही टॉपिक से या इन दोनों ही बिंदुओं से दोस्तों प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि हमारा मानक समय जीएमटी से कितना आगे है, कितने घंटे आगे है, तो दोस्तों 5.5 घंटे आगे हैं। और हमारा मानक समय कौन से देशांतर से लिया गया है, तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो हमारा मानक समय है 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लिया गया। बहुत बार दोस्तों यूटेट और सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए इन तीनों चारों टॉपिक से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम मैप में जानने वाले हैं कि जो हमारा मानक समय है वो कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो मानक समय है ये 82.5 डिग्री वाली जो दोस्तों ये देशांतर रेखाएं हैं यही हमारी मानक समय की रेखा है। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ से लिया गया है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लिया गया। और कभी कभी दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो हमारा मानक समय है या मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये 5 राज्य हैं। और फिर दोस्तों कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा
और जो हमारी मानक रेखा है ये दोनों एक दूसरे को, तो दोस्तों ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दोस्तों ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। और कभी कभी दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मानक समय कौन से देश के हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मानक समय कौन से देश के हैं, रूस के हैं। और कितने हैं, 11 हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलें जिनका इस बार यूटेट एसएसटी का पेपर है। और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।